हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं आपका मैथ्स मेंटर अक्षय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बोर्ड से चैलेंजर पे। जब आप मल्टीपल चैनल्स पे पढ़ा चुके होते हो तो जब आप चैनल का नाम लेते हो तो आप भूल जाते हो कि आपको किस चैनल का नाम लेना है। तो भाई मेरे साथ अभी हुआ, मैं सोच रहा था मुझे नाम किसका लेना है। चलो कोई नहीं, आ जाओ। तो भाई ये अपना पर्सनल चैनल है ये मेरा, ठीक है। इससे पहले हम जहाँ भी पढ़ाते थे शायद अब वहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो अब 11th क्लास के सिलेबस आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ और हम 11th क्लास की क्लासेस भी शुरू करने जा रहे हैं। इसी बहाने ये भी आपको बता देता हूँ कि 11th क्लास की मैथ्स हम प्रॉपर स्टार्ट करने जा रहे हैं और सब कुछ बढ़िया तरीके से बेसिक से एडवांस लेवल तक जो भी चीज़ें हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यार जल्दी से जो भी बच्चे पहली बार इस चैनल पर आए हैं या इस क्लास में पहली बार आए हैं तो जरूर से वीडियो को मेरा लाइक बटन पर प्रेस कर दो, है ना। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि समझते हो क्यों, हटाओ। तो यार ये कह रहे थे कि फिर आज अपन डिस्कस कर रहे हैं जो सिलेबस, लेकिन एक सिंपल सी बात है। 11th क्लास में आप आए हो तो पहले ही डिसाइड कर लो कि आपको करना क्या है, ठीक है। क्योंकि यार जो बोर्ड्स का सिलेबस है, जो हमें सीबीएसई अपने एकेडमिक सेशन में जो बताता है कि भाई ये हमारा सिलेबस रहेगा, वो सिलेबस। और अगर हम कोई भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, देखो 11th क्लास, प्लेन 11th तो मुझे नहीं लगता कि किसी को करना चाहिए। 11th क्लास से ही आपको टारगेट कर लेना चाहिए कि मुझे आगे पर क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आगे पर इंजीनियरिंग करनी है तो आप जेई एग्जाम देने वाले हैं। अगर देने वाले हैं तो आपको समझना होगा कि 11th क्लास की मैथ्स वैसे पढ़नी है या फिजिक्स वैसे पढ़नी है, केमिस्ट्री वैसे पढ़नी है जो जेई में भी हमें हेल्प कर सके। सिमिलरली आपको अगर डिफेंस की प्रिपरेशन करनी है, एनडीए एग्जाम देना है, कोई भी इस तरीके से आप एग्जाम्स की प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होता है। अगर आपको सिंपली केवल हमें ये करना है कि हमें 11th और 12th बोर्ड्स बस देने हैं, हमें जेई की प्रिपरेशन नहीं करनी है, हमें एनडीए की प्रिपरेशन अभी नहीं करनी है, करना होगा तो बाद में कर लेंगे, तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सीबीएसई के एकेडमिक करिकुलम वाला जो सिलेबस है उसको आप इजीली फॉलो कर सकते हो। ऐसा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यार बाद में ना जाकर के बड़ा दुख ही होता है कि जो सिलेबस सीबीएसई का है, जो 11th क्लास का सिलेबस है, वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा फिल्टर्ड सिलेबस है। और जेई का, एनडीए का, इनके जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है। इसके अलावा ये भी बोलूंगा कि और भी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर पढ़ने को नहीं मिलती हैं। मतलब अगर आप प्योर बोर्ड्स एग्जाम या स्कूल एग्जाम की तैयारी करते हो तो आपको वो चीजें यहाँ पढ़ने को नहीं मिलती। लेकिन अगर आप जेई की प्रिपरेशन करते हो तो आपको वहां पर एक्स्ट्रा चीजें पढ़ाई जाती है जो उस एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अभी से माइंडसेट क्लियर रखोगे तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है। तो यार अब शुरू करते हैं। बातचीत बहुत ज्यादा मैं कर लेता हूँ, मैं भूल जाता हूँ कि यार इतनी बातचीत करके बच्चों का रिटेंशन रेट कम हो जाता है और वो क्लास से चले जाते हैं। तो 11th क्लास का ही लगा हुआ है, बिल्कुल लगा हुआ है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यार देखो, एक सिंपल पैटर्न यही है कि जो आपका पेपर है वो 80 मार्क्स का, मैक्सिमम मार्क्स का होगा। और 20 मार्क्स जो होते हैं वो स्कूल के इंटरनल असेसमेंट के होते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि ये पूरा 11th क्लास ही स्कूल पर बेस्ड है, तो सब कुछ स्कूल ही देगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर इतना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता है, ठीक है। वो बात अलग है कि अगर आप किसी गवर्नमेंट स्कूल में हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। बाकी अदरवाइज आप प्राइवेट स्कूल में हैं तो वहाँ पर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेन तो मुद्दा शुरू होता है 11th क्लास की चैप्टर्स के अंदर से। देखो यार, सिलेबस 11th क्लास का बहुत ज्यादा वास्ट है, ठीक है। मतलब मैं वो बोल रहा हूँ फिल्टर करने के बावजूद बहुत ज्यादा वास्ट है। अगर आप जेई के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा सिलेबस पढ़ना है, समझ रहे हो। तो यानी कि अगर सिर्फ बोर्ड्स के अकॉर्डिंग भी पढ़ना शुरू करते हो तब भी सिलेबस काफी वास्ट है। ये मतलब नहीं है कि सिलेबस बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन एक सिंपल सी बात है कि यार तुम लोग 10th पास करके आए हो और 10th क्लास में हमें एक हैबिट बिल्ड हो जाती है कि यार चलो कोई नहीं, पेपर के 2 महीने पहले पढ़ लिया तो हमारा अच्छे 95-98% आ गए, है ना। बहुत अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट यार, खुश हो जाओ तुम लोग, ठीक है। या किसी के नहीं भी है कोई बात नहीं, है ना। जिसके अच्छे आ गए ऑल द बेस्ट, जिसके अच्छे नहीं आया छोड़ो, हटाओ। जो हो गया सो हो गया, आगे पर फोकस करते हैं, ठीक है। तो बात ये कह रहे थे कि यहां पर सिलेबस ऐसा है कि आपको रेगुलर ही पढ़ाई करनी पड़ेगी। 1 घंटे की आप क्लासेस अटेंड करो, 2 घंटे की क्लासेस अटेंड करो, मतलब आपको जो भी रेगुलर बेसिस पर पढ़ाया जा रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप सोचो कि मैं एकदम से पढ़ लूंगा तो बहुत सारे बच्चे ना आखिरी में पूरी 11th क्लास बर्बाद कर लेते हैं। फिर मुझे वीडियो बनानी पड़ती है कि क्लास 11th बर्बाद, तो अब क्या करें। और तुम ही लोग देखते हो जो बर्बाद कर चुके होते हैं, ठीक है। तो पहले से बोल रहा हूं कि बर्बाद मत करो।
ताकि ऐसी वीडियोस तुम्हें नहीं देखनी पड़े और मुझे ना बनानी पड़े, मुझे भी ना बनानी पड़े, किसी को ना बनानी पड़े, है ना, कि क्लास 11th कंप्लीटली वेस्टेड। अब क्या करें? क्या 12th में काम आएगी 11th की छूटी हुई पढ़ाई? ऐसे बहुत सारे वीडियोस वगैरह आप लोग देखते हैं, तो वो जेन्युइन इसी मोटिव से होता है, क्योंकि बहुत सारा ऐसा नंबर ऑफ बच्चा होगा आप में से जितने बच्चे देख रहे हैं, काफी सारे बच्चे आप देखेंगे कि सक्सेसफुली 11th क्लास वेस्ट कर देंगे सिर्फ इस सोच के साथ में कि बोर्ड्स इंपॉर्टेंट होता है, 10th बोर्ड है, 12th बोर्ड है, 11th की टेंशन नहीं है, स्कूल में है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। 11th क्लास का सिलेबस बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो क्लास 12th के लिए क्यों ना हो, या फिर आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप क्लास 12th के बाद दोगे, तो वो सिलेबस वहां पर काम में आता है। ठीक है, इसलिए पढ़ना जरूरी है। तो सिलेबस की बात करें तो शुरुआत होती है पहला चैप्टर SETS सेट्स चैप्टर के साथ में। ये बिल्कुल नया सा आपको लगेगा सुनने में, कुछ स्टार्टिंग की जो डेफिनेशंस है वो आपको एकदम नई सी लगेंगी, लेकिन अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो पता चलता है कि हाँ, ऑब्वियसली यहाँ पर एक छोटी सी लैंग्वेज में थोड़ा सा मैथमेटिकल टर्म्स में कुछ ऐसी बातें बता रहा है या ऐसी कुछ डेफिनेशंस है जिनको हम आगे पर बहुत वाइडली यूज करने वाले हैं। तो एक्चुअल में ये चैप्टर आपको क्लास 11th में जो हम मैथ्स पढ़ने वाले हैं उसकी लैंग्वेज है ना। पहला चैप्टर आपको सिखाएगा 11th क्लास के मैथ्स की लैंग्वेज, कि भैया वो सेट क्या होता है, कोई एलिमेंट किसी को बिलोंग क्या करता है, इंटरवल्स क्या होते हैं। इंटरवल्स तो इतनी जगह यूज होंगे, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सब कुछ यहां से शुरू होके आता है। चलिए, उसके बाद रिलेशंस एंड फंक्शंस, ये वो टॉपिक है जो 12th क्लास में भी आगे जाता है, यानी कि आप यहाँ पर रिलेशन क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, इनके बारे में सीखते हो, फंक्शंस के डोमेन एंड रेंज निकालना सीखते हो। और देन आप जब क्लास 12th में जाते हो तो वहां पर आप सीखते हो टाइप्स ऑफ रिलेशन, टाइप्स ऑफ फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, वो क्लास 12th का हिस्सा हो जाता है। तो इसलिए ये चैप्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 12th में इसका आगे का एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ोगे। अभी से अगर ध्यान नहीं दिया तो वहां पर मामला गड़बड़। और इंपॉर्टेंट बात, ये चैप्टर रिलेशन फंक्शन तभी समझ में आता है जब आपको पहला चैप्टर यानी कि सेट वाला फंक्शन जो चैप्टर है वो समझ में आए, यानी कि पहले दोनों चैप्टर एक दूसरे से बहुत ज्यादा इंटर रिलेटेड है। इसके बाद कहानी शुरू होती है क्लास 11th में फॉर्मूलेस की भंडार की। आप सभी ने ये चीज सुनी होगी ना कि 11th क्लास में तो यार मतलब कि मतलब क्लास 10th में पूरी बुक में जितने फॉर्मूले थे ना, क्लास 10th की पूरी बुक में जितने फॉर्मूले थे उतने इस अकेले चैप्टर में फॉर्मूले हैं। अब ये सोच लो कि क्या डिफरेंस आया है। क्लास 10th की पूरी बुक में जितने फॉर्मूले थे उतने इस अकेले चैप्टर के अंदर फॉर्मूले हैं। तो ये डिफरेंस क्लास 11th आपके लिए लेकर के आती है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वो मत सोचना कि सर अरे वही तो आप पढ़ाए तो थे क्लास 10th में, ना ना ना, वो तो बच्चा था, इसका छोटा सा बच्चा था। अब तो आप उनके पापा जी से मिलोगे कि भैया क्या बना, ये रेशियोज बने कैसे, ये आया कैसे डेवलपमेंट में, एंगल्स कैसे बनते हैं, इन सब चीजों को यहाँ पर स्टडी करना पड़ेगा और बहुत डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर आपके जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फॉर्मूले होते हैं तो काफी ज्यादा टफ भी पड़ जाता है कई बार। इसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक्सटेंडेड वर्जन मैं बोल सकता हूं। यहां पर हम उन इक्वेशंस के रूट फाइंड करना सीखते हैं जो कि हमारे जिनका डिस्क्रिमिनेंट, जो क्लास 10th में पढ़ते हैं ना, डिस्क्रिमिनेंट डी b² - 4ac लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 की कहानी यहां से शुरू होती है और हमारा नंबर सिस्टम वाइडली एक्सटेंड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम में, जहां पर हम नए टाइप्स के नंबर्स को अपने नंबर सिस्टम में इंक्लूड करते हैं। ये आपके लिए बिल्कुल नया होगा, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे टर्म्स इस्तेमाल होते हैं जो कि किसी भी क्वेश्चंस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। सच्ची बता रहा हूं, मतलब आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे जब क्लास 12th में जाओगे तो हो सकता है डिटर्मिनेंट में, मैट्रिसेस में, हर जगह पर कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वॉल्व हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना है, क्योंकि यहां पर ऐसा नहीं है कि कोई चैप्टर बिल्कुल सिंगल है तो बस इतना ही पढ़ना है, नहीं, इस चैप्टर को किसी अदर चैप्टर में कनेक्ट करके यूज किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके बाद बात करते हैं लीनियर इनइक्वालिटीज। ये जो 11th क्लास में इनइक्वालिटीज है वो बहुत बेसिक्स है, उनमें ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो डिटेल में अगर आपको ढंग से पढ़ाई जाए ना तो इनइक्वालिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इनइक्वालिटीज हेल्प करती हैं फंक्शंस के डोमेन और रेंज को निकालने के लिए।
अगर मैं आपकी जब क्लास शुरू करूंगा तो आपको बता देता हूं कि इनइक्वलिटीज मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा। पहले इसलिए पढ़ाऊंगा क्योंकि तभी आप फंक्शंस के डोमेन और रेंज निकालना सीखोगे, ठीक है। इसके बाद आता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, द मैथमेटिक्स ऑफ काउंटिंग। ये चैप्टर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होता है, यहां पर मजे आते हैं लेकिन बहुत कंफ्यूजन लेकर के आता है। यहां पर हम परम्यूटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, उनके लिए फॉर्मूले क्या है, फिर किस तरीके से हम अलग अलग तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन फाइंड करना सीखेंगे। और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका इस्तेमाल प्रोबेबिलिटी चैप्टर जो क्लास 11th में आप पढ़ोगे, प्रोबेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। आपको हर एक क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी के पीएनसी अप्लाई होती नजर आएगी। मतलब चैप्टर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन इस्तेमाल कहाँ होगा, प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में जाकर के। तो दो चैप्टर मिक्स हो जाते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि सेट पढ़ो रिलेशन फंक्शन पढ़ो, दोनों पढ़ोगे तब जाकर के तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। वैसे ही जब परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ के अच्छे से बैठे होगे तब प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ये इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। बाइनोमियल थ्योरम कॉम्बिनेशन से एक फॉर्मूला आता है, उसी को इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। बाइनोमियल थ्योरम एक्सटेंडेड वर्जन है, जैसे कि आपको क्लास 10th में या 9th में भी आपने पढ़ा है ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। यहां तक ठीक है। ए प्लस बी की पावर 4 क्या होगा, ए प्लस बी की पावर 5 क्या होगा। तो अब हम पावर अगर बढ़ा दें, इंडेक्स अगर हम इंक्रीज कर दें, तो वो जो कैसे निकल करके आता है फॉर्मूला, वो बाइनोमियल थ्योरम आपको सिखाती है। यानी कि हमने तो बच्चे पढ़े क्लास 10th में केवल स्क्वायर और क्यूब वाले, यहां पर 4 5 6 7 20 30 कोई भी पावर देगा, जनरल टर्म पूछेगा। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार होता है ये भी। इसके बाद कहानी आती है सीक्वेंस सीरीज की। वैसे तो सीक्वेंस सीरीज में आपने जो क्लास 10th में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, उसी में हम यहां पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। पहले तो देखो यार, क्लास 11th में भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दोबारा से पढ़ाया जाता था, फिर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ाते थे, फिर एएम जीएम और बहुत सारे रिलेशन थे। लेकिन अब केवल सिलेबस में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रखा है कि आप अर्थमेटिक मीन पढ़ो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ो, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ो और क्वेश्चन सॉल्व करो। तो हम यहाँ पर, लेकिन आपको अगर जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो आपको एएम, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी एक और होता है जो सिलेबस में नहीं है क्लास 11th के, लेकिन जेई में क्वेश्चन उससे आते हैं। तो इसलिए वो चीज मैं बोल रहा हूँ कि आपको थोड़ा सा पहले से क्लियर होना पड़ेगा कि किसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग बुक्स लो, है ना। क्योंकि अगर एनसीईआरटी ले लोगे तो एनसीईआरटी में केवल सीबीएसई बोर्ड के करिकुलम के अकॉर्डिंग चीजें होंगी। बाकी अगर आपको और एडवांस बुक्स चाहिए हैं तो आप एडवांस बुक्स के तौर पर रिकमेंड करता हूँ कि सिंगेज पब्लिकेशन की जो मैथमेटिक्स की बुक्स है वो आप प्रेफर कर सकते हैं। बेसिक थ्रू एडवांस होता है, जेई मेंस के लिए, एडवांस के लिए, सबके लिए मोस्ट रिकमेंडेड बुक है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर की। तो स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर, यहाँ पर हम लाइन, उसका स्लोप फाइंड करना, फिर दो लाइंस के बीच के एंगल्स, ये चैप्टर आपकी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिस्से में आता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10th में पढ़ी थी वो बिल्कुल बेसिक सी थी। 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत बड़ा फॉर्म है जहां पर स्ट्रेट लाइन, सर्कल्स, कोनिक सेक्शन, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। और इन सबको मिलाया जाए ना तो पूरी की पूरी किताब है। अगर आप सिंगेज पब्लिकेशन की बुक्स लेने जाएंगे तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक अलग से बुक मिलेगी, समझ रहे हो। तो बहुत अपडेटेड वर्जन है, बहुत अपग्रेडेड वर्जन भी होता है। चलिए, कोनिक सेक्शन जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आप इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, अलग अलग टाइप्स के कोनिक्स पढ़ेंगे, उनके स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे। 11th क्लास के केवल बोर्ड्स के लेवल पर बात करूँ तो बहुत इजी है, लेकिन जेई लेवल के लिए आपको थोड़ा सा एडवांस वर्जन इसका पढ़ना पड़ेगा, तो वो इसी में हम आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, ये बिल्कुल बेसिक सी होगी, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं होगा। जो असली 3D ज्योमेट्री आती है वो क्लास 12th में आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिक चीज हम ऑक्टेंट वगैरह डिस्कस करेंगे और ज्यादा डीप में इसमें नहीं जाना होता। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव, कैलकुलस का ओरिजिन यहां से हो जाएगा। वैसे तो कैलकुलस का ओरिजिन फंक्शन से माना जाता है कि जब आप फंक्शन पढ़ते हो ना, डोमेन नेम, वहीं से कैलकुलस स्टार्ट हो जाती है। लेकिन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव यहां पर कैलकुलस का बेस कहलाता है। यही चीज आप जब पढ़ोगे क्लास 12th में, तो क्लास 12th में कॉन्टिन्यूटी जो पढ़ते हो वो इसी का अपग्रेडेड वर्जन है। अगर आप 11th क्लास में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव नहीं सीख पाए तो 12th में आपको कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, इसमें प्रॉब्लम होने वाली है। तो अभी से डिस्कस करना पड़ेगा अच्छे से। इसके अलावा बहुत सारी चीजें आप क्लास 12th में पढ़ोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंटीग्रल्स। तो एक्चुअल में अगर देखा उन सबका ओरिजिनल ये चैप्टर है, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव आपका। इसके बाद आती है स्टैटिस्टिक्स,
तो ये फॉर्मूला बेस्ड है, ठीक है। जेई में भी इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड होगा तो उसमें आपको ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं आएंगी, बस हाँ फॉर्मूले कैलकुलेशन थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी की बात करें तो 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, 12th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी है, उसमें भी 11th का पूरा आपका यूज होगा, तो ये सारा का सारा वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो ये थी पूरी कहानी यार, सिलेबस इतना ही है आपका। बाकी हम जब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ यार स्कूल एग्जाम को फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि उसमें फिर ये होता है कि आपने बस 11th के एग्जाम दे लिए उतना ही हो जाएगा, उसमें मार्क्स अच्छे आ गए। बाद में जाकर के जब आप कोई भी एग्जाम देते हो ना, तो वहां पर लगता है, फील आता है यार ये चीज ना 11th क्लास में और डिटेल्स में पढ़ी होती या थोड़ा सा एडवांस वर्जन में पढ़ा होता तो शायद बेटर हम जान पाते। तो इसलिए हम थोड़ा सा एडवांस वर्जन भी आपको पढ़ना होगा। चलिए, तो आई होप ये सिलेबस बढ़िया समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से लिख करके बताना। और आप लोग की क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सारा का सारा अपडेटेड वर्जन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप लोग के सपोर्ट की और शेयर की काफ़ी नीड है। तो अगर आपके कोई नोन में जो आपके दोस्त हों, भाई बहन हो, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर चैनल पर 9th की, 10th की और 11th की और 12th की इन चारों क्लासेस के कंटेंट टाइमली आते रहेंगे, यानी कि आपको हर टाइम पर हर चैप्टर के वीडियोस, इंपॉर्टेंट ट्रिक्स, टिप्स, स्ट्रेटजी सब कुछ इधर पे मैं आप लोग के लिए अपलोड करता रहूंगा। और पूरी वीडियो खत्म हो गई, मुझे याद भी नहीं आया कि चश्मा भी लगाना है। चलिए तो फिर मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, और सपोर्ट दिखाते रहो, है ना। चलो, थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर।